नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आज के अखबार में एक खबर है कि बैंगलोर में रहने वाले 24 साल के एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। शुरुआत में लगा कि व्यक्तिगत समस्या के चलते ऐसा किया गया है, लेकिन जब जांच हुई तो पुलिस ने पाया कि इस इंजीनियर को सोशल मीडिया पर सेक्स और आपत्तिजनक तस्वीरों के वायरल होने की धमकी मिल रही थी, जिसकी वजह से शर्म और लोक लाज के डर से इस युवा ने आत्महत्या का रास्ता चुना। ये पहली घटना नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसीलिए आज की तारीख में जबकि हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट बच्चों की बात हो चुकी है और इसके साथ साइबर क्राइम, ब्लैकमेलिंग भी नया नहीं है, लेकिन जब ये आत्महत्या तक पहुंच जाता है तब सोचना पड़ता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि अपनी डिजिटल इमेज को सिक्योर कैसे किया जाए, किस तरह से इस्तेमाल करें सोशल मीडिया को ताकि कोई हमारा फायदा ना उठा पाए। अगर खुदा न खास्ता कोई हमारी पिक्चर्स को बिना मर्जी के शेयर करे या हमें ब्लैकमेल करे तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जान देना इस बात का सल्यूशन कतई नहीं हो सकता। इन सभी बातों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं फॉर्मर डीएसपी दिल्ली पुलिस एल.एन. राव, साथ ही हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट फीलिंग माइंड डॉक्टर चीनू अग्रवाल और साइबर एक्सपर्ट साइबर के रुचिर वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। रुचिर, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। आपके लिए ऐसे मामले कुछ नए नहीं होंगे, लेकिन देखिए जब ऐसी खबरें अखबार में आती है ना तो वाकई काफ़ी दुख होता है और कहना तो ये पड़ेगा हमें कि ये मामला नया नहीं है। ऐसे पहले भी हमने बहुत बार ऐसे किस्से होते हुए देखे हैं। जितनी बार हम ऑनलाइन दुनिया की बात करते हैं ना रुचिर, तो ऐसे ब्लैकमेलिंग के किस्से और आत्महत्या के तो खैर इसके मुकाबले कम होंगे, लेकिन फिर भी इनकी तादाद काफ़ी हद तक है हमारे देश में। इनका कोई अंत क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए हम एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहां पर हम डिजिटली आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, भारत को दुनिया के नक्शे पर ऐसी छाप छोड़ना चाहते हैं, ऐसी इमेज देना चाहते हैं जहां पर हमसे आगे कोई नहीं है। एक तरफ हमारा वो मकसद, दूसरी तरफ हमारा ये मकसद कि एक 24 साल के इंजीनियर ने अपनी जान खुद ले ली। देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में ही होती है और इस आजकल के डिजिटल युग में ये सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि हम कितना अपने आप को प्रोटेक्ट कितना संभाल के रखें। जिस तरह से हम अपने फोन की सुरक्षा रखते हैं, उसी तरह से हम अपने फोन में क्या डेटा डाल रहे हैं, क्या उसके अंदर कितना ध्यान रख रहे हैं, ये भी बहुत जानने वाली है। अब जो हाल ही में जो इंसिडेंट्स हुआ बेंगलोर में, जो आपने जो बताया, मैंने भी इस चीज को पढ़ा, तो वो सबसे पहले उसके अंदर मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा, ये क्यों होती है या हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो बिना जान पहचान वाले किसी भी रिक्वेस्ट को किसी भी सोशल मीडिया पे एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये सबसे पहली चीज देखने में आती है। हम बिना जान पहचान के किसी को सोशल एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद में वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। आपको नहीं पता कि उसका दिमाग में क्या है, वो किस बैकग्राउंड के साथ में उसके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या क्या चीजें उसके दिमाग वो शेयर करेगा आपके साथ। दूसरा, जैसा कि किसी भी आपने एक चीज बताई कि किस तरह से हम अपने फोटोग्राफ्स या पिक्चर्स को या डेटा को सेव करके रखें। अपने प्रोफाइल को सबसे पहले, जो बहुत अधिकतर इस केस में देखने आया, अपने प्रोफाइल को लॉक करके प्राइवेसी सेटिंग के साथ अपने प्रोफाइल को लॉक करिए। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ में उसकी सिक्योरिटी करिए। तीसरा, जब भी आप कोई नया अकाउंट बनाते हैं तो प्राइवेसी सेटिंग से ये जरूर निर्धारित करिए कि आप किसको क्या देखने पे आप अलाउ कर रहे हैं। आपके फ्रेंड है या आपके फ्रेंड का फ्रेंड है, राइट। वाटर मार्किंग टेक्निक या कॉपीराइट का इस्तेमाल करें, ये क्योंकि ये बहुत अक्सर देखने में आया इस तरह के साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। जब कभी अपने फोटोग्राफ्स, कहीं के फोटोग्राफ उठा के किसी जगह पे भी लगा दिए, इस तरह के बहुत वारदातें हुई है, उस तरह के बहुत केसेस मेरे देखने में आए हैं। तो उसमें सबसे पहले तो अपने फोटोग्राफ पर वाटर मार्किंग से टेक्निक का यूज करके इसको लगाएं। दूसरा, इसके ऊपर कॉपीराइट डालें ताकि आपको तुरंत दिख जाएगा। कोई भी अगर आपकी फोटोग्राफ को कॉपी करने की कोशिश करता है बिना आपके परमिशन के, वो कॉपी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि किसी और को टैग ना करें। कोशिश करें कि आप किसी के साथ में भी शेयर करते हैं तो दूसरों को कम से कम टैग करें या ना टैग करें, जिससे कि कोई ये ना देख पाए कि आपका कितने लोग जानते हैं या आपके ग्रुप में, फैमिली में कौन कौन है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। जब कभी, और एक पॉइंट और आपको बोलूंगा,
हम अपना फोटोग्राफ डालते हैं, FB, इंस्टाग्राम और बहुत सारे इस तरह के अकाउंट होते हैं। कोशिश करें, ये एक ऐसा पॉइंट है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, कोई आपके फोटोग्राफ्स का, आपने तो पूरी अपनी प्रोफाइल लॉक करके रखी है, एक चीज बचती है, वो आपका प्रोफाइल पिक्चर। अब आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर पर या तो लो रिजोल्यूशंस के पिक्चर डालें या थोड़ा सा ब्लर डालें, ताकि अगर कोई कॉपी भी करे तो क्लियरिटी ना दिखे कि वो एक्चुअल में वो पर्सनैलिटी कौन है। तो ये कुछ 5-6 चीजें जो मैं बताना चाहूंगा, ये हमें बहुत एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये अगर हम 5-6 चीजें कर लें है तो रुचिर, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये भी था कि इस तरह के हादसे कैसे होते हैं, कैसे कोई आपका फायदा उठा लेता है ऑनलाइन? क्योंकि देखिए, ऑनलाइन दुनिया हम चाहे जितना भी देख लें, इतनी भी सिक्योर नहीं है कि आपका नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके। ठीक है, आर्थिक तौर पे कहें, निजी तौर पे कहें या साइकोलॉजिकली हम कहें। ठीक है, तो किस तरह से इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं लोग ऑनलाइन या डिजिटल युग में? देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में। हम जितना कोशिश करें कम से कम, चाहे वो हमारे पैन कार्ड हो, हमारे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पिक्चर्स हो, किसी भी इन सारे जानकारियों को कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर ना शेयर करें। सोशल मीडिया तो और जब कभी भी अगर किसी को भी ये शेयर करते हैं या ईमेल पे भी शेयर करते हैं, तो इंश्योर करें कि वो इसका गलत इस्तेमाल करने वाला ना हो। क्योंकि सबसे पहली चीज यही आती है, जो किसी भी इंफॉर्मेशन का जब एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाता है, तब सामने वाले को एक लूप होल मिलता है कि किस तरह से मैं इस सामने वाले का की जो डिटेल्स मेरे हाथ में है, मैं कैसे उसको डरा सकता हूँ। एक केस मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल सा है। किसी ने मुझे फोन किया कि किसी ने मेरा मेरे कार के नंबर से मेरे डिटेल चेक कर ली कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या है। तो मैंने उनको ये बताया कि ये आपको जानना जरूरी है कि जहां पे भी आपकी डिटेल्स आपने शेयर करी है, जहां पर भी शेयर करिए, तो वहां पर कम से कम आप अपने प्रोफाइल पे शेयर करिए, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर करिए। आपने अपने गाड़ी का पिक्चर शेयर किया, उसमें उसका नंबर आ गया, उसके नंबर से उसने उसको ट्रैक कर लिया कि इनका एड्रेस कहाँ था। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो मैंने बताई। मैं डॉक्टर चिन्नू के पास अब आना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे न सिर्फ जिनके साथ इस तरह के हादसे हुए हैं उनकी मानसिकता के बारे में आपसे समझना चाहती हूँ, बल्कि उन लोगों की मानसिकता के बारे में भी जानना चाहती हूँ जो इस तरह की वारदात करते हैं। किस तरह के लोग होंगे? सबसे पहले मैं आपकी पुरानी एक बात जो अभी आपने पूछी थी, उसमें आपने एक लाइन कही थी कि सुसाइड शायद कम होती होंगी। पहले मैं उसको क्लैरिफाई करूंगी, फिर आपके पास आऊंगी, आपके प्रश्न के पास। आपको जानकर ये बहुत ताज्जुब होगा कि हमारा जो देश है वो सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है स्टैटिस्टिकली, और सबसे ज्यादा सुसाइड्स 15 से 29 साल के आयु वर्ग में हमारे यहाँ हो रही है, जो बहुत ही दिल दहलाने वाला तथ्य है। अब मैं आपके प्रश्न के पास आ रही हूं कि ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा क्यों करते होंगे, उनकी क्या मानसिकता रहती हो। ये जो बैंगलोर वाला केस है, इसमें वो जो शख्स था उसने अब सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा। वो पहले कोई और काम कर रहा था और उसके बाद उसने सोचा कि मैं एक को इस तरह से करके देखता हूं, और जब वो सक्सेस होने लगा तो उसको पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम करने लगा। देखिए, मास्लो हायरार्की ऑफ थ्योरी एक साइकोलॉजी की थ्योरी है जिसमें हम कहते हैं कि हमको किस तरह की चीजें मोटिवेट करती है, जिसमें 5 लेयर्स है। सबसे पहला लेयर जो है वो है बेसिक नीड्स का। लोग चोरी, चकारी, क्राइम अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए कई बार करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि किसी को भूख लगती है और उसके पास खाने को नहीं है तो वो चोरी कर रहा है, किसी के पास किसी काम के लिए पैसा नहीं है तो वो चोरी कर रहा है। तो ये तो हुआ बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए क्राइम करना। पर उसके बाद का जो लेयर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है अपनी खुद की सेल्फ एस्टीम को रेज करने के लिए क्राइम करना। जो सोशल मीडिया पर स्ट्रेंजर लोगों से दोस्ती करते हैं, उनकी अप्रूवल नीड बहुत हाई पाई गई है। वो उनको अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने खुद के वर्क प्लेस पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, इसलिए वो सोशल मीडिया पर जाते हैं
दूसरों को बीफ्रेंड करते हैं और उसके बाद अपनी सेल्फ एस्टीम उसके थ्रू रेज करते हैं। उसके बाद जब उनको पता चलता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी उसी के लिए यहाँ पर मौजूद है, उसी अप्रूवल नीड के लिए मौजूद है, तो वो उसका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ये बहुत ही विशियस साइकिल है जो एक बार शुरू होता है, उसके बाद जैसे हम कहते हैं ना एडिक्शन, उस तरह से डोपामिन नाम का एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है, उससे हाई मिलता है जब हम किसी का कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, और फिर वो डोपामिन के एडिक्शन के तहत ये काम बार बार रिपीटेडली करते हैं। एलन राव जी, आपसे मैं इस तरह के वादों के बारे में और जानकारी लेना चाहती हूँ। ब्लैकमेलिंग की बात करें, एक्सटॉर्शन की बात करें, किस तरह के मामले आपने अभी तक देखे हैं जो दर्ज हुए हैं? देखिए मैम, ये साइबर क्राइम है बेसिकली, कहा जाए तो साइबर क्राइम है। इसमें एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग ये दोनों का समावेश होता है। और ये मैंने अपनी सर्विस के दौरान जब साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन हम करते थे तो बहुत से केसेस ऐसे रिपोर्ट होते थे। और अभी रिसेंटली ये ट्रेंड बन गया है कि अभी जो पहले वाली मैम बता रही थी, ये ट्रेंड बन गया है कि आदमी को कुछ थोड़ा बहुत तो मजा आने लगा, उसके बाद उसका एक प्रोफेशन बन गया, उनका एक ये फुल टाइम प्रोफेशन हो गया है। वो पहले टेस्ट करके देखते हैं कि ऐसे इसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और वो करने के बाद जब उनको सफलता मिलती है तो वो फिर ऐसा करने के लिए रेगुलराइज कर देते हैं अपने आप को। ये समझते हैं कि डेली उनका काम है। मैं आपको बता दूं, हमने एक गैंग पकड़ा था। वो ये क्या करते थे कि अभी रिसेंटली जैसे आपने अभी ये बताया है, वो ही ऐसा काम करते थे। किसी आदमी का को ऐसी अश्लील पिक्चरें, अश्लील वीडियो भेजकर, जैसे वो ट्राई एंड एरर मेथड करते रहते हैं, वो कोशिश करते रहते हैं। एक दिन में सपोज वो खाली आदमी होते हैं और कोई काम ही नहीं होता, फुल टाइम काम उनका यही होता है। दे टारगेट अबाउट 100 नंबर्स। वो ऐसे ही नंबर उनको मिल जाते हैं, जैसे कि कहीं से बल्क में नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल हर एड एजेंसी या कोई रिकवरी एजेंट्स के पास सब नंबर होते हैं, और दूसरे को कॉलिंग जो कंपनी जो उनके पास नंबर हो, तो नंबर मिलना कोई मुश्किल नहीं है। और वो हिट एंड ट्राई मैसेज में वो नंबरों पे वो भेजते रहते हैं। उनके ईमेल मिल जाते हैं, ईमेल से डेटा बैंक से ईमेल मिल जाता है, लोगों को व्हाट्सअप मिल जाते हैं। वो फिर वो उन नंबरों के व्हाट्सअप नंबर्स पे वो मैसेज देते रहते हैं, न्यूड पिक्चर्स के, या कोई ऐसी मूवीज भेज दी उनको। तो ऐसा कोई आदमी मान लो 100 मैसेज एक दिन में भेजे फॉर एग्जाम्पल, तो वो 90 आदमी भले ही कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 10 आदमी अगर उसमें अट्रैक्ट हो गए तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और रिस्पॉन्ड करने के बाद उनको ये लगता है कि हाँ, ये 10 आदमी हमारे इजी टारगेट हो गए हैं। अब उन लोगों को वो करते हैं, तो फिर उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद कोई उनको बोलते हैं कि अब ये इसमें आप वीडियो करिए। फिर एक इनका फोटोशॉपिंग सेशन होता है, या वीडियो को फोटोशॉप कर देते हैं, वीडियो को स्लाइस कर देते हैं, या उसको काट पीट करने के बाद में एक ऐसा वीडियो बना देते हैं। उस वीडियो में उस आदमी का, पर्टिकुलर आदमी जो उनका विक्टिम होता है, उसके न्यूड पिक्चर्स बना लेते हैं, और उसके बाद किसी न्यूड या ऐसी कोई औरत के साथ उसका इस प्रकार से पिक्चर बना देते हैं, और बनाने के बाद फिर उसको उसके ऊपर भेजते हैं। तो वहां से उनका चालू होता है एक्सटॉर्शन का काम। वो कहते हैं अब देखिए ये पिक्चर आपके साथ एक औरत के साथ नंगी तस्वीर बन गई है, अब देखिए हम आपके घर भेजते हैं, आपके रिलेशन में भेजते हैं, आपके कॉन्टैक्ट हमारे पास कितने हैं सारे पता है, हम उनके पास भेजते हैं, या तो हमको पैसे दे दीजिए। तो यहाँ से एक्सटॉर्शन मोटा काम होता है। बहुत से लोग अगर तो कम पैसा कोई मांगते हैं तो शर्म के मारे, या कि बेइज्जती ना हो जाए, किस किस को जवाब दोगे, हम कैसे हम किसी को एक्सप्लेन करेंगे कि ये झूठी बात है, ये सारी बात नहीं है। तो वो आदमी, बहुत से आदमी ऐसे थोड़ा अमाउंट अगर मानते हैं तो वो उनको दे देते हैं और चुप हो जाते हैं, और वो आदमी रिपोर्ट भी नहीं करता है। प्रॉब्लम वहां पे आती है इन लोगों को। और एक और मैं बता दूं, इनका लेटेस्ट मॉडस ऑपरेंडी ये भी है क्रिमिनल्स का, वो छोटे छोटे अमाउंट को एक्सटॉर्शन करते हैं। उनका मान लो टारगेट बन गया दिन में 10 आदमियों को करना है, और एक एक आदमी से 20-25 हज़ार रुपये अगर ले लेते हैं, तो 10 आदमी से आप देख लीजिए, अंदाजा लगा लिए एक दिन में उनका कितना हो गया। और वो गिरोह होता है 1-2-3 आदमी का ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, और वो आराम से बैठे अपने काम करते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो 10 आदमी से हो गया, उनको 20-20 हज़ार रुपये भी 10 आदमी से 2 लाख रुपये आदमी को मिल गए, तो 2 लाख रुपये का एक दिन में बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। तो और उनमें से जो 10 आदमी हैं, अगर 20-20 हज़ार रुपये मांगे तो हार्डली कोई 1-2 आदमी होगा जो कंप्लेंट करेगा, वरना कोई आदमी कंप्लेंट नहीं करेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक दिक्कत है। और जो आदमी अगर एक बार कंप्लेंट कर देता है तो फिर
एक और प्रॉब्लम हमारे यहाँ देश में है कि बहुत से जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन नहीं आती, साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स नहीं है, और साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन बड़ा ही टेक्निकल होती है। उसके बाद उसको उन लोगों को पकड़ना ये और बड़ी मुश्किल काम होता है। दूसरा और एक इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि विदेशों में बैठ के ये लोग करते हैं, क्योंकि कंप्लेन अकाउंट से कहाँ की पैसा जाए, ट्रांसफर भले ही आपके साथ क्राइम यहाँ हुआ हो या विदेशों में हुआ हो, तो यहाँ की रिपोर्टिंग हम कैसे करें, कहाँ पर जाकर मदद की गुहार लगाएं? ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मदद की गुहार वहां लगती है जो आदमी एक विक्टिम जहां पर रहता है, जहां पर उससे क्राइम हुआ है उसके पास, उसके जहां पे वो रहता है वहां पे वो रिपोर्ट कर सकता है, या उसके अकाउंट से पैसा कहीं किसी ने निकाला है या अकाउंट से पैसा गया तो जिस बैंक के अकाउंट से पैसा गया तो वहां रिपोर्ट हो सकती है। देखिए, साइबर क्राइम का कोई बाउंड्री नहीं है, जैसे बाउंड्री लेस क्राइम, तो यहाँ पर जुरिडिक्शन जो करने वाले हैं उनकी जुरिडिक्शन नहीं मानी जाएगी, जो विक्टिम है वो कहाँ रहता है उसकी जुरिडिक्शन मानी जाएगी, और वही विक्टिम वहाँ पे अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट कर सकता है। और अब दिल्ली की बात अगर हम करें तो दिल्ली में तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक साइबर क्राइम खुल गया है, और गुड़गांव में पहले से ही था। अभी यहाँ पे 15 जिले हैं दिल्ली पुलिस के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 15 हैं। पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स अलग होते हैं, पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स अलग होते हैं, तो 15 डिस्ट्रिक्ट्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक साइबर क्राइम है, वहाँ पर पूरा स्टाफ है, ईयर मार्क है, उनका टेलीफोन नंबर और नाम सबको सर्कुलेट कर दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है हर चीज़। और तो जो भी अगर कोई क्राइम किसी के साथ ऐसा हुआ है साइबर से रिलेटेड या एक्सटॉर्शन से रिलेटेड या किसी इस प्रकार से फोटो जनिक तरीके से किसी ने क्राइम किया है, या किसी से बैंक से पैसे निकल गए हैं, या किसी पेटीएम से या दूसरे किसी और पेमेंट के चैनल से पैसा कहीं गायब किसी का हो गया, तो वो कर रिपोर्ट कर सकते हैं। एक और इसमें साथ साथ कंप्लेंट्स आती हैं जनरली कि कोई आदमी ऑब्सिनिटी के काम करते हैं, कोई लेडीज को वेमेन को तंग करने के लिए ऑब्सिन बातें करते हैं, ऑब्सिन पिक्चर्स उनको भेजते हैं, या उनको उनके साथ ऑब्सिन मटेरियल्स के लिए वो करते हैं, या उनको सोलिसिट करते हैं, तो वो भी एक क्राइम है। वेमेन उनको भी अगर हिम्मत रखनी चाहिए। बेसिकली यहाँ मैं देखता हूँ कि कंप्लेंट करने की हिम्मत कम लोगों में होती है, और कोई सामने आकर शिकायत नहीं करना चाहता है, क्योंकि हर कोई अपनी आइडेंटिटी को लेकर यहाँ पर जो है फंस जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है, उठाते हैं, उसी का फायदा क्रिमिनल लोग उठाते हैं। हाँ। कि आदमी शिकायत तो करेगा नहीं, हम जितना मर्जी इससे एक्सटॉर्शन कर लें, जितना मर्जी हम इससे लूट लें। तो रुचिर, कैसे बेबाकी से हमें आगे आना चाहिए और शिकायतें दर्ज करानी चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो साइबर क्राइम, जैसा कि सर ने बताया, सबसे पहले इसको अगर सामने नहीं भी आना चाहता है तो कम से कम www.cybercrime.gov.in पर इसको जाके कंप्लेंट रजिस्टर करें, कॉल करें 155260। इस पे कॉल कर, सबसे पहले यहाँ पे अगर सामने नहीं भी आ रहा है तो आप इन दो, एक वेबसाइट और एक फोन नंबर है, इन पे आप सबसे पहले शिकायत दर्ज करें। उसके बाद में किसी को लिखित में या ईमेल पे अपने स्थानीय, जैसे सर ने बताया, अपने स्थानीय जो विक्टिम का जो लोकेशन है उसने स्थानीय पुलिस को भी ये बताया, ताकि कल को और कुछ ज्यादा हो। जैसे सर ने बताया कि इसके अलावा भी कुछ पेमेंट निकल जाता है, इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं, तो इस तरह की चीजें और आगे ना बढ़े, या कल कंपनी आपको फोर्स करती कि आप पैसा दीजिए ये, तो उस तरह आपके पास में एक सेफ गार्ड होना चाहिए। इसलिए पहले, जैसे मैंने बताया, cybercrime.gov पे कंप्लेंट करें। सेकंड, अपनी स्थानीय पुलिस को बताएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपके साथ में कुछ हुआ, या आपको किसी व्यक्ति की कंप्लेंट करनी है, या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे अगर आपको कुछ इस तरह की चीजें दिखती हैं जिसमें आपके बारे में डिटेल हो, उसका फोटो मत खींचिए, उससे पुलिस को आसानी नहीं मिलती। आप उसका URL कॉपी करिए, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे जाके उसका पूरा URL जो एड्रेस होता है उसको कॉपी करके वो शेयर करिए। सो इस तरह से ये जो आप 2-3 स्टेप करते हैं, तो हम इस स्टेज में जाते हैं कि कम से कम हम वो रिपोर्ट करें, उसको बता सके कि मेरे साथ में ये घटना हुई है, तो प्लीज इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। हाँ, लेकिन मुझे साथ ही साइबर लॉ के ऊपर भी आपसे बात करनी है, क्योंकि किस तरह से हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है लॉ के जरिए, क्या कहता है कानून, जरा इसके बारे में हमें जानकारी दे, बिकॉज मेरे ख्याल से इसको लेकर जागरूकता नहीं है रुचिर ज्यादा लोगों में। देखिए, साइबर लॉ के हमारे देश के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं कि अभी साइबर लॉ रिलेटेड इतने सख्त कानून नहीं बने हुए। इस वजह से साइबर क्रिमिनल्स का, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों पहले देखा था, एक बुली बाइक का इंसिडेंट हुआ था, जिसके ऊपर कुछ इसी तरह के कुछ लड़कों ने एप्लीकेशन बना के और इस तरह के फोटोज डाले थे।
क्योंकि हमारे पास में कन्विक्शन नहीं है इस चीज का, इस तरह का कोई कड़ा कानून नहीं है अभी तक इसके ऊपर आया, तो इसलिए लोग इस तरह की क्राइम करते हैं और उनको लगता है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे और इस चीज का वो फायदा उठाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज जो देखने में आई है अभी तक कि हम जो टेक्निक डिजिटल उसका यूज करते हैं, इस पर अभी भी बहुत कड़े कानून अभी तक आने बाकी हैं। डॉक्टर चीनू, मुझे आपसे ये पूछना है कि अब अगर कोई विक्टिम हो गया है तो अब इस सदमे से कैसे बाहर निकले, बिकॉज कहीं ना कमिट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कैसे उबरना चाहिए उन्हें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत सारे लोगों को ये असहनीय लगता है, इनटॉलरेबल। उस वजह से उसको हम मानसिक विज्ञान में, मनोविज्ञान में हम उसको कहते हैं इनटॉलरेबल साइक एक। और उनको लगता है कि इससे बुरा मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता और इसका किसी के पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है, तो आई शुड जस्ट एंड माई लाइफ बिकॉज दिस इज द लास्ट थिंग दैट इज एक्सेसिबल फॉर मी, मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। यहाँ पर हमको कुछ चीजें हैं जो हम अपने मन में धारण कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो बीइंग ह्यूमन वी आर फैलिबल एंड इम्परफेक्ट। अगर हमसे कोई गलती हो गई, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती हो, पहले स्वयं को माफ करें, फॉरगिव योरसेल्फ एंड गिव योरसेल्फ वन मोर चांस। अपने आप को एक चांस दे, अपने आप को इतना हार्शली जज ना करें, पहली बात। दूसरी बात, जीवन में एडवर्सिटीज आना एक सामान्य बात है। अभी हम लोग आराम से अपना जीवन जी रहे थे, अचानक से 2019 में एक वायरस आ गया जिसने हमारी पूरी जिंदगी को उथल पुथल कर दिया। इसी तरह से जीवन में कब क्या घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, उसको हम प्रेडिक्ट पूरी तरह से कर ही नहीं सकते, बिकॉज लाइफ इज फंडामेंटली अनसर्टन। तो लाइफ को अगर ऐसी कोई दुर्घटना हमारे साथ होती है तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करके अब उसके आगे कैसे हमें बढ़ना है उसके बारे में सोचे, मतलब सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग को अपने अंदर लेकर आए। तीसरी बात जो अभी कह रहे थे कि हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत इस बात से आती है कि एडवर्सिटी जैसी भी हो, हमारे अंदर अपने अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स है, हमारी अपनी कुछ ताकतें हैं। जनरली हम क्या करते हैं, ताकत को और सहारे को अपने बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर जब हम ये सोचने लगते हैं कि जो कुछ होगा उसको मैं देखूंगी, उसको मैं डील करूंगी, उसके साथ मैं लड़ूंगी, उसको मैं कन्फ्रंट करूंगी, तब हम उससे बाहर निकल सकते हैं। मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण देने का मन कर रहा है। ऑप्रा विनफ्री जो अमेरिकन टेलीविजन की एक मोगल है, उनके जीवन को अगर हम देखें, वो बहुत छोटी थी जब उनके साथ मल्टीपल टाइम्स मोलेस्टेशन किए गए उनके अपने ही रिलेटिव्स द्वारा, एंड शी वाज अ ब्लैक गर्ल इन अमेरिका। पर वो उससे उभरी और इतना बड़ा उन्होंने अपने लिए एक मकाम बनाया और उसको सफलता को पाया। तो जब वो ऐसा कर सकती हैं, तब हम भी कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन स्टिल डू समथिंग अबाउट इट। और एक बात जो साइकोलॉजिकली हमको मदद कर सकती है वो ये है कि ये जितनी भी बदनामी का डर और जो भी हमारे मन में आता है, ये बहुत सारी बार फैक्चुअल होता ही नहीं है, ये इमेजिन्ड फियर्स होते हैं। और फियर हमेशा भविष्य को लेकर होते हैं। हमेशा हम फ्यूचर टेंस में फियर्स के बारे में सोचते हैं। ज्यादा भविष्य के बारे में उस वक्त ना सोचकर इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में अगर हम सोचेंगे, तो इस जो भी आपके साथ घटना हुई है, आप विक्टिमाइज हुए, आप एक्सप्लॉइट हुए, उससे आप डील कर पाएंगे, उससे आप लड़ पाएंगे।
चलिए, यहाँ पे जितना आपने कहा है मेरे ख्याल से अमल में लाना पता नहीं कितना मुश्किल या कितना आसान होगा, और जो भी शख्स इससे गुजर रहा है मेरे ख्याल से उनकी जो स्थिति होगी, उनकी जो मनोदशा होगी, वो शायद हम में से कोई भी भांप ना पाए। लेकिन जो भी आपने बातें कही हैं वो हर किसी को अपनी ज़िंदगी में हर वक्त ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की वारदात आपके साथ हो, इस तरह का हादसा आपके साथ हो। ज़िंदगी में तो कई उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन अगर आप अपने ऊपर ही विश्वास खो देंगे तो जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। हाँ, कई बार हम मौजूदा समाज से घबरा जाते हैं, लेकिन जिंदगी तो आपकी है, आपको उसको संभालना है, अपने आप को संभालना है। यही बात को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस खास पेशकश में आप आए, तमाम दर्शकों को आपने बुनियादी बातें समझाई, और अंत में यही कहना चाहती हूँ कि पूरे शो के माध्यम से हमने आपको इस तरह के अनसोशल ब्लैकमेलर से कैसे डील किया जाए या क्या किया जाए इनके साथ बताने की पूरी कोशिश की है। लेकिन इन सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि अपने डिसीजंस को आप ओन करें। अगर आप किसी से इमोशनल होकर कोई बात शेयर कर रहे हैं या अपनी बेहद पर्सनल पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, तो आप उन पर भरोसा दिखा रहे हैं, और आपको बदनाम करने की साजिश रचने या धमकी देना सरासर बिल्कुल गलत है। नीयत उनकी खराब हुई है, सज़ा के हकदार वो हैं, आप नहीं। चलिए, इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें इस खास पेशकश में। नमस्कार।